हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक बार मैं पुनः बता दूं, बीएसटीसी के लिए हमारी सुपर 10 सीरीज चल रही है और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। मुझे पता है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आप भी जो भी नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट जो है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा समय मैं व्यतीत करूँगा नहीं आपके साथ, क्योंकि आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज का जो हमारा है वो कौन सा है, पार्ट 4 है। और चलिए हम एक एक क्वेश्चन अभी देखते हैं और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन भी दूंगा इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की नोडल एजेंसी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके में एक टॉपिक है CCA, यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं। लेकिन इसको कराता कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका नोडल एजेंसी कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे इसकी नोडल एजेंसी MHRD नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है, NCERT बिल्कुल नहीं है, RBSC राजस्थान बोर्ड नहीं है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है दोस्तों वो कौन सी है? तो इसकी जो नोडल एजेंसी है CBSE है। आप हमेशा देखते होंगे CBSE ही समग्र और व्यापक मूल्यांकन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है बताओ भाई? बच्चों ने क्या सीखा ये जानना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के पास या फेल घोषित करना, ये भी इसमें एक पार्ट है। बच्चों को सीखने में आई कठिनाई को जानना, यानी कि निदानात्मक। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो मैराथन क्लास जो शिक्षण अभिरुचि की हैं, तो आप ध्यान रखें, मैंने बताया था कि जो मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है, निदानात्मक। और निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कमियां बताते हैं। तो ये क्या है, आप बच्चे की जो कठिनाई आ रही है उनकी जानकारी कौन कराता है? मूल्यांकन कराता है। तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है बताओ? CCE जो है कितने प्रकार का होता है? तो मैं बता दूं, CC होता है 2 प्रकार का, मैंने बताया था। एक होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होते हैं समेटिव असेसमेंट, बताए थे। यानी कि पहले एक FA होता है, फिर दूसरा FA होता है, फिर ऐसे होता है, फिर उसके बाद FA थर्ड होता है, FA 4 होता है, फिर ऐसे 2 होता है। दोबारा देखें, पहले FA 1 होगा, फिर FA 2 होगा, फिर ऐसे 1 होगा। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस FA 3 होगा, FA 4 होगा, फिर ऐसे 2 होगा। यानी कि इसको कहते हैं, FA को कहते हैं फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, और ऐसे को कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें ऊपर से आ जा रही हैं तो आप एक बार शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से एक बार इसको कंप्लीट कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल है, बताइए क्या है? क्या मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण के उद्देश्य शामिल हैं? बिल्कुल हैं। यानी कि जब भी आप मूल्यांकन करते हो तो पहले आप शिक्षण प्रक्रिया को देखते हो। यानी कि शिक्षण में, जैसे कि आप एक कक्षा में गए, आप एक कक्षा में जाने के बाद आपके कुछ उद्देश्य होंगे कि मुझे आज, मान लो आपने, जैसे कि आपने टेबल याद कराना है बच्चों को। मैंने शिक्षण अभिरुचि जब पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि आप अपने आप में ऐसे फील करें कि मैं एक क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तब आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ने में वास्तव में इंटरेस्ट आएगा। आप सोचें कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षण के उद्देश्य शामिल होते हैं। यानी कि जब आप कक्षा में जा रहे हो, आपको पता है आप कक्षा 3 में जा रहे हो और आपको क्या पढ़ाना है, आपका उद्देश्य है कि मुझे टेबल पढ़ानी है, तो आपको जो मूल्यांकन है उसमें उद्देश्य हुआ ना, फिर आप उसको चेक करेंगे। शिक्षण विधियाँ भी शामिल होती हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण अधिगम अनुभव, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण विधियाँ भी शामिल होती हैं, शिक्षण अधिगम अनुभव भी शामिल होते हैं, और शिक्षण के उद्देश्य भी शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन उपयोगी है, बताइए विद्यार्थियों का आचरण जानने में, बताओ विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति को जानने में, या विद्यार्थी की प्रगति जानने में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है दोस्तों वो क्या होता है, विद्यार्थी की प्रगति को बताता है, ना कि आचरण को बताता है। तो इसका सही से सबसे उचित जवाब जो रहने वाला है वो क्या है, C, यानी कि विद्यार्थी की प्रगति को जानने में। भाई आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं,
एक पहली तो एक है कि जब अपन मापन करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के 60% अंक आए, है ना, या फिर 70% अंक आए, वो क्या है, मापन। लेकिन उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चा इसमें अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये क्रिकेट में अच्छा है, तो वो क्या है, मूल्यांकन है। दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं कि मैंने जो वीडियो पढ़ाई है ना, वो इतने शानदार तरीक़ा से पढ़ाई है, आप एक बार उनको लेके देखें। आप 2 घंटे लगाएंगे, है ना, आपका 2 घंटे का टाइम मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन आप भी इस चीज़ को समझें कि मैं आपसे बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आपने 2 घंटे ख़राब करके देख लें, आपको उसका सार्थक रिजल्ट नहीं मिले ना, तब मुझे बताना दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है भाई, सतत चलने वाली है, बिल्कुल निरंतर चलने वाली है, या रुक रुक के चलती है, नहीं, सतत चलती है। सीमित समय तक, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त सभी, बिल्कुल नहीं। तो मूल्यांकन कैसा है, निरंतर चलता है। मूल्यांकन की प्रवृत्ति, ये आज का ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको सभी ज़्यादातर गलत बता सकते हैं। मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है रचनात्मक और योगात्मक, बताओ कौन कौन इसको सही मान रहे हैं, रचनात्मक और योगात्मक। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे इसी को करें क्या आएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है। मैंने मूल्यांकन के प्रकार आपसे नहीं पूछे हैं। मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक रचनात्मक होता है, एक योगात्मक होता है, एक फॉर्मेटिव होता है FA और एक समेटिव होता है ऐसे। तो ये प्रकार हैं, ना कि प्रवृत्ति। और मूल्यांकन की प्रवृत्ति कैसी होती है, निदानात्मक होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है निदानात्मक। मतलब मूल्यांकन जब अपन करते हैं तो वो क्या होता है, निदानात्मक होता है, यानी कि बच्चे की कमियों को पता चलाता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है। तो ये क्या है, मूल्यांकन की प्रवृत्ति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, और जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं दोस्त, पहले उसको शेयर कर लें। छात्र के उपस्थिति के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ग्रेडिंग प्रणाली या प्राप्तांक के आधार पर श्रेणी देना या तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आजकल जो प्रचलित है और जो सबसे उचित है, आपने देखा होगा कौन सी प्रणाली है, ग्रेडिंग प्रणाली। तो छात्र के उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा पूछे, हालांकि सभी हैं, लेकिन सबसे अच्छा पूछे तो वो क्या होगा दोस्तों, ग्रेडिंग प्रणाली। बताइए मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक होता है क्या, नहीं, मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे, मैंने कोई चीज़ आपसे मंगाई, माना कि मैंने कहा आपसे बेटा 2 किलो चीनी लेके आनी है, तो ये क्या हुई, इसकी मात्रा हुई। लेकिन मैं कहूँ कि वो चीनी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो वो क्या है, उसका गुण है, तो वो क्या है, गुणात्मक। यानी कि जब अपन किसी भी चीज़ की मात्रा के साथ साथ उसके गुणों का भी अध्ययन करते हैं तो मूल्यांकन किस प्रकार का हो जाता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक की, यानी कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक। आंसर रहने वाला है डी दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आप हमारा रहने वाला है, उससे पहले आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें, ताकि आप लगातार क्वेश्चन सीरीज करें। और मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टिव रहने वाले हैं, जितने भी आप बुक पढ़ रहे होंगे आप उनको देख लेना, या फिर ये क्वेश्चन सीरीज देख लेना, है ना। तो लगातार मेरे साथ बने रहो, मैं आपको अच्छे नंबर लेके दिलाऊंगा इसमें ना। अंतिम क्वेश्चन है आज का कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताओ। विद्यार्थी की उपलब्धि को मापना होना चाहिए, बिल्कुल बात है। विद्यार्थी की कमियाँ निकालना, ये भी होना चाहिए। विद्यार्थी की अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत करना, ये भी सही बात है। हालांकि मूल्यांकन के सभी उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो दोस्तों विद्यार्थी की उपलब्धि को मापना, यानी कि जो भी आपने विद्यार्थी को पढ़ाया है वो अगर आप उसको सही से जांच कर पा रहे हो तो वो आपका उपलब्धि परीक्षण होता है, और वो किसके अंतर्गत आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं अपन, और जो भी भाई बहन अभी नए जुड़े हैं इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे। और आपके लिए टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं भाई साहब, BSTC 2023 के नाम से है, आप चाहे वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF कहाँ से, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल से। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, धन्यवाद।